हमारी आज की कहानी है उम्र तो केवल एक नंबर है। अजी सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है। कल पिताजी को गुजरे 2 महीने हो जाएंगे। क्यों ना हम सब गांव चले, रेखा ने कहा। तो जूते पहनता हुआ अभिषेक अचानक चौंक गया। उसकी हैरानी तब ज्यादा बढ़ गई जब रेखा ने कहा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है माँ जी की। पता नहीं बेचारी अकेली वहाँ कैसे रहती होगी। आखिर इस उम्र में अकेले जीना आसान थोड़ी ना है। अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिषेक उसे देखता ही रह गया और बोला, यह अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? मेरा मतलब है कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरी माँ की इतनी फिक्र होने लगी है तुम्हें। वैसे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अजी, पहले और आज में बहुत फर्क है। पहले तो माँ बाबूजी एक साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तो बाबूजी भी नहीं हैं उनका ख्याल रखने के लिए। अब इस उम्र में वहाँ उन्हें कौन संभालेगा? आपको तो पता ही है कि हमारे रिश्तेदार और गांव के लोग क्या क्या बातें बनाते हैं हमारे बारे में, कि मैं अपनी बेचारी बुजुर्ग सास का इस अवस्था में ख्याल भी नहीं रख सकती। ना बाबा ना, ऐसी बातें तो मैं नहीं सुन सकती। आप जल्दी से जाकर माँ जी को ले आइए। यह कहकर रेखा तो वहां से चली गई, लेकिन अभिषेक अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। वो सोचने लगा कि अभी अभी जो औरत यहाँ पर खड़ी थी वह मेरी पत्नी रेखा ही थी, या उसकी शक्ल की कोई दूसरी औरत, क्योंकि मेरी पत्नी तो ऐसी बातें कभी सपने में भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकती थी। मेरी माँ के लिए इतनी चिंता, परंतु फिर यही सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठा कि समय के साथ उसकी पत्नी में कितना परिवर्तन आ गया है। जो बात उसने कही उसमें कुछ गलत तो नहीं कहा। ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना माँ? वह हम लोग सोच रहे थे कि अब पिताजी तो आपके साथ है नहीं, तो आप कितने दिन अकेली रहेंगी? क्यों ना आप हमारे साथ यहीं आकर रहे। अपने पुत्र की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, बेटा अभिषेक, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, बहुत ख्याल रखते हो तुम मेरा, परंतु यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी रेखा का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन तो मुझे मिलती ही है और इस उम्र में मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं रहने दो। माँ के मुंह से पेंशन की बात सुनकर अभिषेक का दिमाग ठनका और सोचने लगा कि कहीं रेखा पेंशन के पैसों के लालच में तो उसकी माँ को अपने पास नहीं बुला रही। नहीं नहीं, रेखा इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। अपने मन को समझाते हुए अभिषेक अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आपके अकेलेपन में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ तक सवाल है आपकी बहू का, तो यह आपकी बहू की ही सोच है कि अब हमें अपना आपका ध्यान रखना चाहिए। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है, अब उसे आपकी चिंता होती है। बेटी की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, कम से कम उसने मेरे बारे में सोचा तो। इससे ज्यादा एक बूढ़ी माँ और क्या मांगती है। फिर अभिषेक बोला, माँ, अब यह तय हो गया कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने पोता पोती के साथ समय बिताने का, लाड लगाने का मौका मिलना चाहिए। फिर उन्हें भी तो आपकी जरूरत है। दादा दादी ही तो पोता पोती को संस्कार दिया करते हैं। अभिषेक की बातें सुनकर रेखा भी अपने कमरे से बाहर आ गई और अभिषेक से फोन लेते हुए बोली, माँ जी, हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। आप खुद ही सोचिए, लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू के होते हुए भी माँ को अकेला छोड़ रखा है। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। इस समय अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? रेखा की मीठी बातें सुनकर सुमित्रा जी के मन को तसल्ली हुई और उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। सुमित्रा जी से फोन पर बात करने के 2 दिन बाद ही रेखा और अभिषेक उनके गांव पहुंच गए और सुमित्रा जी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। जो भी कीमती सामान था सब संभाल कर रेखा अपने पति से कहने लगी, माँ, बाबूजी के जितने भी जरूरी कागजात होंगे वह सब साथ ले चलिए। मैं तो कहती हूँ कि इस मकान को भी किराए पर चढ़ा देते हैं, ताकि साफ सफाई भी होती रहेगी और आमदन भी होती रहेगी।
रेखा की बात सुनकर अभिषेक ने कहा, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, केवल माँ ही तय करेगी कि उन्हें घर का क्या करना है। आखिर यह घर उनका है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उनका बुढ़ापा सुख में बीते और पूरे सम्मान के साथ बीते। रेखा की बात पर सुमित्रा जी ने भी सहमति जताई और मकान को किराए पर दे दिया गया। मकान बड़ा था, इसीलिए किराया भी अच्छा खासा मिल रहा था। आखिरकार सुमित्रा जी रेखा और अभिषेक के साथ शहर में उनके घर में आ गई। सुमित्रा जी का जीवन एकदम से बदल गया। उन्हें लगा कि जैसे पति के साथ साथ उनके 50 साल की जमी जमाई गृहस्थी भी छूट गई और अपना घर गांव था, तो आस पड़ोस और सहेलियां भी हर दुख सुख में साथ रहते थे। परंतु यहाँ शहर में उन्हें एक अधूरापन लगता था। लेकिन फिर भी अपने बेटे बहू और पोता पोती का साथ पाकर वे खुश थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। सुमित्रा जी की खूब सेवा होती थी। उनका पोता गोलू भी दादी दादी करते नहीं थकता था। अपनी दादी का साथ पाकर गोलू भी बहुत खुश रहने लगा था और सुमित्रा जी 1 साल की अपनी नन्ही पोती को भी संभाल लिया करती थी। सुमित्रा जी ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था और हर काम में बहू की मदद भी कर दिया करती थी। उधर धीरे धीरे रेखा ने अपने घर के कामों से पल्ला झाड़ना शुरू कर लिया। अक्सर रेखा टीवी देखती रहती थी या शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करने लगती थी और दिन भर खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम सुमित्रा जी को ही करना पड़ता। ऊपर से कोई ना कोई फरमाइश भी कर देती कि माँ जी, आपके हाथ का बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनता है, आज बहुत मन कर रहा है, क्या आप बना दोगे? सुमित्रा जी इस काम में भी कोई आलस नहीं करती थी। इस बात से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन जब काम वाली बाई के ना आने के कारण सुमित्रा जी पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी, तो रेखा टीवी देखने में मस्त थी। सफाई करते करते सुमित्रा जी ने देखा कि उनकी नन्ही गुड़िया अचानक फर्श पर फिसल कर गिर गई और रोने लगी। सुमित्रा जी भागी हुई आई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह देखते ही रेखा ने टीवी बंद करते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ, आपने बिना हाथ धोए गुड़िया को कैसे छू लिया? आपको पता है ना, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। इतना कहते हुए उसने अपनी गुड़िया को उठाया और अपने कमरे में ले गई। सुमित्रा जी बड़ी हैरानी भरी नजरों से अपनी बहू को देखते ही रह गई। उस दिन के बाद बहू ने कभी अपनी नन्ही गुड़िया को दादी के पास तक नहीं आने दिया। आए दिन रेखा उनके काम में कोई ना कोई कमी निकालने लगती। यही बातें सुमित्रा जी को अंदर ही अंदर खाने लगी थी। अभिषेक को कभी कभी मन ही मन महसूस होता कि उनकी माँ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि माँ की उम्र हो गई है, इसलिए उनसे ज़्यादा काम मत करवाया करो, अब उनके आराम करने के दिन हैं। इस पर रेखा बोली, माँ जी को इस उम्र में और क्या है काम है, पूरे दिन तो खाली बैठी रहती है, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलते रहेंगे तो उनके लिए ही अच्छा है। और फिर मैं कौन सा उन्हें कोई बड़ा काम करने को कहती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम ही तो करती हैं। उसकी यह बात सुनकर अभिषेक चुप रह गया। सुमित्रा जी ने बेटा बहू की यह बातें सुन ली थी, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह दोनों के बीच कलेश का कारण नहीं बनना चाहती थी। एक दिन जब अभिषेक अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो सुमित्रा जी ने उसे अपनी टूटी हुई ऐनक को ठीक करवाने के लिए बोला, बेटा, ये ऐनक कई दिन से टूटी हुई है, इसको ठीक करवा कर रात को लेते आना। अभिषेक हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उस समय तो उनकी बहू रेखा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन पति के जाने के बाद वह सुमित्रा जी से कहने लगी, माँ, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके आने के बाद हमारे खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन आपके बेटे की तनख्वाह तो उतनी ही है, इस मकान की किश्त भी जाती है, तो क्यों ना आप गांव वाले मकान का किराया और बाबूजी की पेंशन हमें दे दिया करें, ताकि हम इस मकान की किश्त चुका सके। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा जी के मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी, अपनी बहू को इतनी अच्छी तरह से जानते हुए भी मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बहू के व्यवहार में परिवर्तन हो गया है।
और वह मुझे बुढ़ापे में इज्जत भरी जिंदगी देकर मेरी सेवा करेगी। परंतु फिर उनके मन में ख्याल आया कि यदि बेटे को पैसों की ज़रूरत है तो देने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए उन्होंने मकान का किराया और पेंशन देने का लिए हाँ कर दी। एक दिन सुमित्रा जी घर की बालकनी में बैठी हुई थी। बालकनी से सामने पार्क दिखता था। कई बार सोचती थी कि थोड़ी देर के लिए टहल कर आ जाऊं, परंतु घर के काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी, इसलिए जा नहीं पाती थी। परंतु आज बहू की तीखी बातों से उनका हृदय छलनी होता जा रहा था, इसलिए बिना काम के परवाह किए वो शाम के समय पार्क में टहलने चली गई और शाम को 7:30 बजे के करीब घर वापस आई। आकर देखा तो बहू किसी से फोन पर बात कर रही थी और फोन में इतनी मशहूर थी कि उसे किसी के आने की आहट भी नहीं सुनाई दी। इस समय रेखा की आवाज आ रही थी। वो हंसते हुए अपनी माँ को फोन पर कह रही थी, अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, आपका आइडिया तो काम कर गया। अब तो घर का सारा काम मेरी सास ने ही संभाल रखा है। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का, यहाँ तक कि कपड़े धोने का काम भी मेरी सास ही कर देती है। अब मुझे कुछ भी काम करना नहीं पड़ता। और तो और गांव वाले मकान का किराया और बाबूजी की पेंशन भी अब मेरे हाथ में आने लगी है। आपकी बेटी की तो अब ऐश ही ऐश हो गई है। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा जी हैरान रह गई। वे अंदर तक टूट चुकी थी। आज उन्हें अपना घर छोड़कर शहर में आने का पछतावा हो रहा था। एक दिल तो किया कि वापस अपने गांव वाले मकान में चले जाऊं, परंतु मकान तो किराए पर चढ़ा चुका था, जिसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उदास होकर सुमित्रा जी सोचने लगी कि क्या मेरा इस घर में यही महत्व था? क्या बुढ़ापे में मेरी जिंदगी का केवल इतना ही वजूद है? क्या मेरी हैसियत महज एक काम वाली बाई जितनी है? अब तक मैं केवल बहू की सहायता के लिए ही घर का काम कर दिया करती थी, लेकिन वह मेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुमित्रा जी का मन उदास सा रहने लगा। भले ही उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन जीवन के प्रति उनके मन में उमंग थी। परंतु केवल बहू को तकलीफ ना हो, यह सोचकर उन्होंने स्वयं को घर तक ही सीमित कर लिया था। लेकिन आज उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जीना शुरू करेगी। अब सुमित्रा जी रोजाना पार्क जाने लगी थी और काफी लोगों से जान पहचान भी कर चुकी थी। एक दिन पार्क में ही उन्हें पड़ोस में रहने वाली सुमन मिली। मिलनसार स्वभाव की सुमित्रा जी तुरंत ही उससे घुल मिल गई। बातों ही बातों में सुमन ने बताया कि उसकी सास की मृत्यु 1 महीना पहले ही हुई थी। उसके बच्चे अभी छोटे थे, आसपास कोई डे केयर भी नहीं था, इसीलिए उन्हें कहीं छोड़ने का हिसाब नहीं बन पा रहा था, जिस कारण वह 1 महीने से नौकरी पर नहीं जा पा रही थी। इस सब के कारण सुमन काफ़ी परेशान थी। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, बेटा, अगर एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल सकती हूँ। सुमन ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आप कौन हैं? तभी सुमित्रा जी के मुँह से एकदम निकला, मैं सुमित्रा हूँ और मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। मैं रेखा की सास हूँ। मेरा बेटा अभिषेक एक कंपनी में काम करता है। सुमित्रा जी से बात करके तो जैसे सुमन की मुराद ही पूरी हो गई हो और सुमित्रा जी अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती थी और लोगों से मिलजुल कर उन्हें अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने यह काम करने का मन बना लिया। अगले दिन ही सुमन अपने दोनों बच्चों को सुमित्रा जी के पास छोड़कर नौकरी पर चली गई। सुमित्रा जी जब बच्चों को अंदर लेकर आई तो रेखा यह सब देखकर हैरान रह गई और उन बच्चों के बारे में पूछने लगी। तो सुमित्रा जी ने कहा, बहू, यही पड़ोस में सुमन रहती है, ये दोनों उसके बच्चे हैं। दरअसल उसके घर में बच्चे संभालने के लिए कोई नहीं है, जिस कारण वह नौकरी पर नहीं जा सकती थी और मेरा भी दिन भर मन नहीं लगता था, बोर हो जाती थी। इसीलिए सोचा कि मैं इन दोनों बच्चों को संभाल लेती हूँ। मेरा समय भी अच्छे से बीत जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर रेखा भड़क उठी। माँ, आप बिना मुझसे पूछे मेरे घर में यह सब कैसे कर सकती हैं? यह शहर है, आपका गांव नहीं है। यहाँ ये सब नहीं चलता। जहाँ से लाई हैं वहीं छोड़कर आए इन बच्चों को। लेकिन बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज जब पता चला कि आसपास कोई डे केयर नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यह काम शुरू करूं। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूं।
सुमित्रा जी की बात सुनकर उनकी बहू हंसते हुए बोली, माँ जी, पहचान बनाने के लिए आपकी उम्र ही कितनी बची है। बुढ़ापे में यह सब हरकतें शोभा नहीं देती। लोगों के बच्चों की देखभाल कर रही हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमसे तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कल से इन बच्चों को नहीं लाऊंगी, लेकिन यह बच्चे आज तो यहीं रहेंगे। नहीं माँ जी, मैं इन्हें आधे घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी के अभी इन्हें ले जाइए। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा जी उन बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। बच्चे पार्क में खेलते रहे। दोपहर को जब सुमन घर वापस आई तो सुमित्रा जी ने उन बच्चों को उनके घर पर छोड़ दिया। घर पहुंचकर अपनी बहू की बातें सोच सोचकर सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। आज वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए अपने पति की तस्वीर से ही बातें करने लगी। क्या इस उम्र में भी मैं अपनी पहचान नहीं बना सकती? बुढ़ापा आ गया है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि अपनी मृत्यु का इंतज़ार करूं। ऐसा कहते हुए वो अपने पति की तस्वीर को निहारने लगी। अचानक उन्हें लगा कि जैसे उनके पति उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। इस समय एक उमंग उनके मन में जागी और उन्होंने ठान लिया कि अब तो यह यही रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगी और अपनी बहू को दिखा देगी कि उम्र ज़्यादा होने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। रात को जब सुमित्रा जी का बेटा अभिषेक ऑफिस से लौटा तो सुमित्रा जी ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। अभिषेक को अपनी माँ की इच्छा जानकर बहुत खुशी हुई। अपनी माँ की बात को अभिषेक ने तुरंत स्वीकृति दे दी। तभी रेखा बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस उम्र में माँ को काम शुरू करने की क्या ज़रूरत है। अगर करना ही है तो घर पर बैठकर घर का काम करे। अपनी पत्नी को जवाब देते हुए अभिषेक ने कहा, नहीं, माँ की जो इच्छा है वो वही करेंगी। माँ, मैं कल ही आपके लिए एक जगह का इंतजाम करवाता हूँ। ऐसा कहकर अभिषेक चला गया और अपनी बहू रेखा को गुस्से में देखकर सुमित्रा जी बोली, बहू, किसी के घर की नौकरानी बनने से अच्छा है कि जिस काम को करने की मेरी इच्छा हो मैं वह काम करूं। बूढ़े होने का मतलब यह कतई नहीं है कि इंसान की कोई औकात ही नहीं रह जाती। कल तक तुमने मेरी जिंदगी के साथ वह किया जो तुम करना चाहती थी, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी कैसे चलेगी उसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। इतना कहकर सुमित्रा जी पार्क में चली गई। अपनी सासू माँ की मुंह से यह बातें सुनकर रेखा हैरान खड़ी रह गई। अगले ही दिन सोसाइटी के एक फ्लैट को अभिषेक ने अपनी माँ को किराए पर ले दिया और सुमित्रा जी रोज सुबह तैयार होकर वहां चली जाती थी। सुमन अपने बच्चों को सुमित्रा जी के पास इस फ्लैट में छोड़ जाती। यहाँ सुमन भी निश्चित होकर नौकरी पर जाने लगी थी। वहीं बच्चे भी सुमित्रा जी के साथ बहुत खुश रहते थे। सुमन के बच्चों को देखकर सोसाइटी के अन्य माता पिता भी सुमित्रा जी को कहने लगे कि आप हमारे बच्चों को भी अपने पास रख लें। इस तरह 8 से 10 बच्चे और आने लग गए। सुमित्रा जी ने अपनी सहायता के लिए एक महिला को भी रख लिया जो भागदौड़ का काम संभाल लेती थी, साफ सफाई भी कर देती थी और बच्चों को खाना भी गर्म करके दे देती थी। देखते ही देखते सुमित्रा जी के पास सोसाइटी के और भी माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ना शुरू कर दिया। सुमित्रा जी का काम इतना बढ़ गया कि उनको फ्लैट के सामने वाला फ्लैट भी किराए पर लेना पड़ा। देखते ही देखते 100 से ज्यादा बच्चे सुमित्रा जी के पास आने लगे। सुमित्रा जी ने 4 और महिलाएं अपने डे केयर के लिए रखी। सुमित्रा जी के पास काम करने वाली सभी महिलाएं बहुत खुश थी कि उन्हें काम करने के लिए एक अच्छी जगह भी मिल गई और आमदनी भी शुरू हो गई। समय बीतता जा रहा था और सुमित्रा जी के पास हर रोज उनकी सोसाइटी के आसपास बनी अन्य सोसाइटी से भी कितने ही माता पिता उनके भी बच्चों को रखने के लिए गुजारिश करते थे, लेकिन जगह के अभाव में सुमित्रा जी को मना करना पड़ता था। जब ये बात अभिषेक को मालूम पड़ी तो उसने सोसाइटी की मार्केट में बने एक बहुत बड़े हॉल को किराए पर ले लिया। वह जगह इतनी बड़ी थी कि एक समय में वहां 200 से ज़्यादा बच्चे खेल सकते थे। सुमित्रा जी ने फ्लैट से अपना डे केयर उस नई जगह पे शिफ्ट कर लिया
और जगह के अभाव की वजह से जिन माता पिता को मना कर दिया था, उन सबको फ़ोन करके उनके बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी भी उन्होंने ले ली। सुमित्रा जी पूरी सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि आसपास की सोसाइटी के लोग भी उन्हें सम्मान देने लगे थे। एक दिन रेखा किसी काम से सुमित्रा जी के डे केयर पर आ गई तो वहां उसे सुमन मिली, जो अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी। सुमन ने पूछा, अरे आपको पहले तो यहाँ नहीं देखा, आप कहाँ रहती हैं? तब रेखा बोली, मैं इस डे केयर की संचालक सुमित्रा जी की बहू हूँ। सुमन के दिमाग में अचानक लगभग 1 साल पहले पार्क में सुमित्रा जी से हुई बात घूम गई, जब सुमित्रा जी ने कहा था कि मैं रेखा की सास हूँ, जिनका अपना परिचय इस शहर में केवल इतना ही था। लेकिन 1 साल में ही वह परिचय बदल गया था। आज उनकी बहू को अपने परिचय के लिए सुमित्रा जी के नाम की आवश्यकता थी। आज सुमित्रा जी ने साबित कर दिया था कि उम्र तो केवल एक नंबर है, और यदि जीवन को नई दिशा देने का जज्बा मन में हो तो सारी मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। और यदि आज के युवा पीढ़ी सुमित्रा जी के बेटे अभिषेक की तरह अपने बुजुर्गों का साथ दे तो वे भी प्रेरणा की नई मिसाल कायम कर सकते हैं। दोस्तों, सुमित्रा जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।